हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 5वां पाठ हम पढ़ रहे थे यात्रियों के नज़रिए से। और पिछली कक्षा में हमने एक यात्री का विस्तार से अध्ययन किया था जो भारत भ्रमण पे आए थे। अल बेरूनी अरब के यात्री थे। अरबी भाषा में उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, किताब उल हिंद। आज हम इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, इस पाठ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और साथ में 2 और यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता और दूसरे यात्री हैं बर्नियर। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस कक्षा को। तो देखिए, इब्न बतूता के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी थोड़ा सा चर्चा की थी, इस बारे में पढ़ा था थोड़ा सा कि इब्न बतूता अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, और मोरक्को में एक देश है तेंजियर, वहाँ से वो भारत में आए थे। और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा था उस पुस्तक का नाम है रिहला। तो इब्न बतूता यात्री का नाम है और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम है रिहला। तो देखिए, इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका में क्षेत्र है मोरक्को, और वहाँ पर एक जगह है तेंजियर। तो इब्न बतूता मोरक्को तेंजियर से 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। और जब ये भारत में आए थे उस समय दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत में आए थे। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है रिहला। तो इन्होंने जो घूमे फिरे अपना यात्रा वृत्तांत जिसमें लिखा वो अरबी भाषा में ही लिखा, और उस पुस्तक का नाम है रिहला। तो मोरक्को से आए थे भारत में 14वीं शताब्दी में। जब ये भारत में आए उस समय दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, अब इनकी पुस्तक में है क्या? तो 14वीं शताब्दी में आए थे, तो 14वीं शताब्दी में भारत में सब क्या था उस सारी चीज़ों का ये वर्णन करेंगे। तो देखिए, इनकी पुस्तक में, मतलब इसमें किसमें, रिहला की बात कर रहे हैं, इसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर व रोचक जानकारियां मिलती हैं कि 14वीं शताब्दी में भारत में समाज, धर्म, राजा, प्रशासन सब कैसा था, इसकी बड़ी अच्छी और साथ में रोचक जानकारियां मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म, किनका? इब्न बतूता की बात कर रहे हैं जो यात्री थे। इनका जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित व शिक्षित परिवारों में से एक था, उसमें इनका जन्म हुआ था। मतलब ये एक बड़े ही शिक्षित और सम्मानित परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई और ये एक विद्वान व्यक्ति थे। तो जो इनका परिवार था जिसमें इनका जन्म हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा परिवार था जो शरिया अथवा इस्लामी कानून पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, और उसी परिवार में इनका जन्म हुआ। तो एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ। वो मोरक्को और तेंजियर का ऐसा परिवार था जो शरिया और इस्लामी कानूनों में बड़ी महारत रखता था, बड़ा ज्ञान रखता था। शरिया इस्लामी कानूनों को कहते हैं। इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा प्राप्त कर ली थी। मतलब कम उम्र, पढ़ने में शुरू से ही बड़े होशियार थे, और कम उम्र में ही इन्होंने बड़ी साहित्यिक और शास्त्रों का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन थोड़े हठीले थे। ये किताबों की बजाय घूम फिर के ज्ञान प्राप्त करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए बड़ी कम उम्र में ही ये अपने घर से अकेले ही निकल गए और 30 वर्षों तक घूमते फिरते रहे। भारत भी आए, चीन भी गए, और भी कई क्षेत्रों की यात्राएं की। और जब ये यात्रा करके वापस अपने देश मोरक्को लौटे तो वहाँ के राजा ने आदेश दिए अपने दरबारियों को कि इन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो भी रोचक चीज़ें, नए नए शहर, नए नए कुछ भी चीज़ें देखी, उनका सबका वर्णन एक पुस्तक में लिख दो। और वो पुस्तक जो लिखी गई उसका नाम क्या था? रिहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई। देखिए आगे। इन्हें यात्राओं का शौक था। इब्न बतूता को यात्राओं का बड़ा शौक था। लेकिन सोचो कि उस समय यात्राएं करना कितना मुश्किल था। कोई यातायात के साधन नहीं होते थे, कोई गाड़ी नहीं होती थी जिनमें बैठ के जा सके, बस इन्हें पैदल ही चलना होता था। रास्ते भी बड़े दुर्गम होते थे, कभी जंगल से गुजरना पड़ता था, कभी नदियों को पार करना होता था, तो कभी पहाड़ों के ऊपर से गुजरना होता था। रास्ते में चोर, लुटेरे, डाकुओं का भी बड़ा डर रहता था। चलते रहे 30 सालों तक। कभी घर की याद आई, कभी बीमार हुए, लेकिन हठीले थे और अपनी यात्रा को इन्होंने जारी रखा। तो देखिए, इन्हें यात्राओं का शौक था
उन्हें नए नए देशों, इब्न बतूता को नए नए देशों लोगों को जानने के लिए दूर दूर की यात्राएं इन्होंने की। वह पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे इब्न बतूता। भारत आने से पहले भी वो कई क्षेत्रों की यात्राएं कर चुके थे और भारत आने से पहले मक्का की तीर्थ यात्रा पे जा चुके थे, जिसे हज कहते हैं इस्लाम धर्म में। सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा अफ्रीका के भी कई देशों की यात्रा ये भारत आने से पहले ही कर चुके थे। मध्य एशिया के रास्ते 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से कहाँ पहुँचते हैं? सिंध। मोरक्को से चले पैदल अफ्रीका में मोरक्को है, वहाँ से चले और मध्य एशिया के रास्ते होते होते भारत के कोने पे पहुँच गए, सिंध में पहुँच गए। कब? 1333 ईस्वी में ये सिंध पहुँचे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जब ये सिंध पहुँचे तो सिंध में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान, जिसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोगों से सुना कि बड़े ही अच्छे सुल्तान हैं, विद्वानों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए ये फिर सिंध से दिल्ली की तरफ चल दिए उस सुल्तान से मिलने। तो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की ख्याति, उनके बारे में जब सुना सिंध में, तो उनकी ख्याति से प्रभावित होकर मुल्तान व उच्च के रास्ते ये कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। सुल्तान ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी व न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का, जब इब्न बतूता उनके पास पहुंचे तो उनसे बात की, तो उनकी विद्वता, वो बड़े विद्वान थे इब्न बतूता, उससे बड़े प्रभावित हुए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ना सुल्तान को कुछ गलत फहमी हो गई, दोनों के बीच मतभेद हो गए, इब्न बतूता और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बीच। तो सुल्तान ने उन्हें काजी के पद से हटा दिया और कैद खाने में डाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब दोबारा गलत फहमी दूर हुई तो फिर से उन्हें कैद खाने से निकाल कर फिर से दिल्ली का काजी बना दिया। तो देखिए, दिल्ली का काजी बना दिया, लेकिन आगे देखिए, सुल्तान से गलतफहमी होने पर उसे वापस कारागार में डाल दिया। लेकिन जब गलतफहमी दूर होने पर पुनः उन्हें काजी के पद पर नियुक्त कर दिया। मतलब कौन सा यात्री था जो दिल्ली के काजी के पद पे भी रहा था? वो यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत भ्रमण पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। आगे देखिए, 1342 में मंगोल शासक कहाँ थे? तो मंगोल शासक थे चीन में। तो 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश इन्हें दिया गया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने इब्न बतूता को आदेश दिया कि आप मेरे राजदूत बनकर चीन जाइए, चीन में मंगोलों का शासन है, उनके पास मेरा राजदूत बनके मेरा संदेश लेके जाइए। तो मतलब दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत बनके ये कहाँ पहुँच गए? चीन पहुँच गए। चीन की यात्रा इन्होंने की। इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर गए और तथा वहां से मालदीव की भी इन्होंने यात्रा की। वह 18 माह तक मालदीव में भी एक काजी के पद पर रहे। बंगाल व असम की भी यात्रा इन्होंने की। उसके बाद जहाज से सुमात्रा होते हुए चीनी बंदरगाह, और उस बंदरगाह का क्या नाम था? जायतून। लेकिन आजकल उसका क्या नाम है? आजकल है कोंजू बंदरगाह भी गए। मतलब बहुत, भारत आने से पहले भी बहुत सारे क्षेत्रों की इन्होंने यात्रा की। भारत आए तो भारत में जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपना राजदूत बना के इन्हें चीन भेजा, चीन भी ये गए। इसके अलावा इन्होंने मालाबार तट की भी यात्रा की, मालदीव भी गए और मालदीव में भी 18 महीने तक काजी के पद पर ये रहे थे। बंगाल व असम की भी यात्रा की, जहाज से सुमात्रा भी गए और फिर चीनी बंदरगाह जायतून और कोंजून की भी इन्होंने यात्रा की थी। 1347 ईस्वी में चीन से वापस लौटे ये। 1347 ईस्वी में फिर चीन से ये वापस लौटे। फिर इनको अपने घर की याद सताने लगी तो फिर ये चीन से वापस लौट के वापस अपने देश मोरक्को चले गए थे। अब चीन में जब ये गए तो चीन में इनकी यात्रा की तुलना मार्को पोलो भी एक यात्री था उससे की जाती है। तो देखिए, चीन के विषय में इब्न बतूता ने जो वृतांत लिखे
जो बातें लिखी चीन के बारे में, उसकी तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। मतलब इब्न बतूता ने चीन के बारे में जो लिखा, चीन की जो यात्रा की, यात्रा वृत्तांत जो लिखा, उसकी तुलना एक और यात्री जो इनसे पहले चीन गया था उससे की जाती है। और उस यात्री का क्या नाम था? मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो इटली के एक शहर वेनिस से चीन की यात्रा पर आए थे और उसी से चीन की यात्रा की तुलना किसकी यात्रा से की जाती है? इब्न बतूता। और इन्होंने, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में वेनिस से चलकर चीन व भारत की यात्रा की थी और इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में की थी। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि विषय पर सावधानी पूर्वक अपना वृत्तांत लिखा है। बड़ी सावधानी से इन्होंने लिखा है। जब ये अपने देश पहुंचे तो वहां के राजा के आदेश से इनका वृत्तांत लिखा गया था। इब्न बतूता के अनुसार उस समय यात्रा करना बहुत ही कठिन और जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में ये भी लिखा है कि घूमना फिरना इतना आसान नहीं था उस समय, बड़ा ही जोखिमपूर्ण कार्य था। पैदल चलना पड़ता था, पहाड़, नदियाँ, जंगल और साथ में लुटेरों का डर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, दवाइयां नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी चलते रहना होता था, नहीं तो कारवां से बिछड़ जाओगे। जो लोगों का समूह में यात्रा करते थे लोग, और उस समूह को कहते थे कारवां। तो कारवां के साथ ही चलना होता था। अगर आप बिछड़ गए तो चोर लुटेरों के द्वारा आपको मार दिया जाएगा। तो यात्रा करना बड़ा ही मुश्किल होता था, जोखिमपूर्ण कार्य होता था। इब्न बतूता ऐसा बता रहा है। और इब्न बतूता के अनुसार देखो, मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा 40 दिनों में पूरी होती थी। मुल्तान से दिल्ली जब ये आए तो इनको 40 दिन का समय लगा। दिन भर पैदल चलते थे, रात को कहीं आराम करते थे, तो बड़ा ही जोखिमपूर्ण कार्य था। बता रहे हैं कि सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन का समय लगता था और दौलताबाद से दिल्ली तक की यात्रा में 40 दिन लगते हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंचने में उस समय 40 दिन, उन दिनों 40 दिन का समय लग जाता था, क्योंकि पैदल चल के आना होता था। आज तो 1 या 2 दिन में पहुंच ही जाते हैं। जबकि ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी में भी कितना समय लग जाता था? 10 दिन का समय। तो इतनी मुश्किल होती थी यात्रा करना भी। मुल्तान से दिल्ली यात्रा के दौरान जब इब्न बतूता मुल्तान से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो उसके कारवा, यात्रियों के झुंड को क्या कहते हैं? कारवा। तो उनका जो यात्रियों का झुंड था, जो कारवा था, तो कारवा पर आक्रमण हुआ और जिसमें वो घायल हो गए। चोर, लुटेरे और डाकू आक्रमण कर देते थे, यात्रियों को लूटते थे। कारवां पर चोरों ने, लुटेरों ने, डाकुओं ने आक्रमण किया, जिसमें इब्न बतूता भी घायल हो गए थे। वापस मोरक्को पहुंचने पर इस पूरी यात्रा के बाद उन्हें घर की याद आई और 30 साल बाद वो वापस अपने घर पहुंचे। तो फिर क्या हुआ? मोरक्को वापस पहुंचने पर स्थानीय शासक के निर्देश पर उनकी कहानियों को दर्ज किया गया। वहां के शासक ने आदेश दिया कि इन्होंने जो भी रोचक चीज़ें देखी, जो भी नई नई चीज़ें देखी यात्रा के दौरान, उन्हें दर्ज कर दिया जाए, लिख दिया जाए। तो राजा के आदेश पर फिर इनके यात्रा वृत्तांत को लिखा गया। आगे बात कर रहे हैं, घोंसले से निकला एक पक्षी। इब्न बतूता ने जो ये बता रहा था और बहुत सारे दरबारी राजा के लिख रहे थे, तो इन्हीं की पुस्तक रिहला से उठाई गई कुछ बातें हैं जो खुद इब्न बतूता ने बताया है कि घोंसले से निकला एक पक्षी। वो कह रहे हैं कि मेरा मन छटपटा रहा था भारत भ्रमण के लिए, इसलिए जैसे एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़ के निकल जाता है कहीं भी, ऐसे ही मैं भी अपने घर को छोड़ के निकल गया था। तो देखिए, यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है। जो पुस्तक है रिहला, उससे लिया गया एक अंश है। और अपने जन्म स्थान तेंजियर से इब्न बतूता खुद बता रहे हैं कि मेरे जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। गुरुवार के दिन ये तेंजियर अपने स्थान से निकल गए थे यात्रा करने के लिए। मैं अकेला ही निकल पड़ा था, बिना किसी साथी, कोई साथी यात्री नहीं था, मैं अकेला ही निकल पड़ा था यात्रा के लिए। कोई कारवां भी नहीं था जिसके साथ मैं टोली बनाकर टोली में शामिल हो सकूं और टोली में चल सकूं। तो मैं अकेला ही गुरुवार के दिन बिना किसी साथी, बिना किसी कारवां और टोली के यात्रा पे निकल गया था। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध
पुण्य स्थानों को देखने के लिए इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, उससे प्रभावित होकर मैं निकल पड़ा था। लंबे समय से देख रहा था, सोच रहा था लंबे समय से कि कुछ क्षेत्रों की मुझे यात्रा करनी है, और वो इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि मैं अकेला ही निकल पड़ा बिना किसी का इंतजार किए। इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के लिए निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। ऐसे मैं अपने घर को छोड़ के चल दिया यात्रा के लिए। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? 22 वर्ष। केवल 22 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को छोड़ के यात्रा पे निकल गए थे। इब्न बतूता 1354 में फिर जाके घर पहुंचे। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद 30 वर्ष तक इन्होंने भ्रमण किया था। और जब ये घर पहुंचे तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। शिक्षा तथा मनोरंजन। तो इसमें देखिए इब्न बतूता के यात्रा वृतांतों या संस्मरणों, जो भी इन्हें याद था अपनी यात्रा के दौरान, रोचक किस्से कहानियाँ, तो उनको कहेंगे संस्मरण। तो इब्न बतूता के यात्रा वृतांतों या संस्मरणों को लेखबद्ध करने हेतु राजा ने किसे नियुक्त किया? इब्न जुजाई। इब्न जुजाई नामक एक विद्वान व्यक्ति को वहाँ के राजा ने आदेश दिया कि इब्न बतूता 30 साल घूम फिर के आए हैं, तो इनके रोचक किस्सों को लेखबद्ध किया जाए। तो ये जो हैं इब्न जुजाई, इन्होंने रहला पुस्तक को लिखा और बताया किसने? इब्न बतूता ने। इब्न जुजाई प्रस्तावना में लिखता है, जो पुस्तक की प्रस्तावना है रहला की, उसमें क्या लिखता है ये कि राजा ने एक शालीन आदेश दिया, एक विनम्र आदेश दिया राजा ने, किसे? इब्न जुजाई को, कि इब्न बतूता, वे मतलब इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का, अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृतांत लिखवाएं। और लिखने का काम कौन करें? इब्न जुजाई। ऐसा आदेश राजा ने दिया। ये बात इब्न जुजाई ने प्रस्तावना में लिखी है रहला पुस्तक की में। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर चलते हुए बाद में फिर इब्न बतूता की तरह ही बहुत सारे यात्री भारत भ्रमण पर आए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए। तो इब्न बतूता के पद चिन्हों पर चलते हुए 1400 से 1800 ईस्वी के मध्य भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृतांत लिखे, जिनमें एक तो है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, और इनका विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। और 15वीं शताब्दी में जब इन्होंने भारत की यात्रा की तो विजयनगर साम्राज्य भारत में था, और उसकी महत्वपूर्ण जानकारी इनके यात्रा वृतांत से मिलती है। फिर से समझिए कि जो वो यात्री थे इब्न बतूता, उनके यात्रा वृतांत लिखने के बाद उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कई सारे यात्री भारत में आए 1400 से 1800 ईस्वी के मध्य, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण यात्री का नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जो 15वीं शताब्दी में भारत में आए, और वो अपने यात्रा वृतांत में भारत के विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी हमें किसके यात्रा वृतांत से मिलती है? यात्री का नाम है अब्दुल रज्जाक समरकंदी के यात्रा वृतांत से। 1320 ईस्वी में महमूद वली बल्खी, ये भी भारत आए थे। भारत से सम्मोहित होकर कुछ समय सन्यासी भी ये भारत में बन गए थे। और 1740 ईस्वी में शेख अली हाजिन ने उत्तर भारत की यात्रा की थी। तो इस तरह इब्न बतूता से प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कई सारे अन्य यात्री भी भारत भ्रमण पर आए थे। और भी बहुत सारे यात्री जो दूसरे क्षेत्रों से आए थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ यूरोपीय यात्री भी भारत में आए बाद में। तो अब हम बात करेंगे कुछ यूरोपीय यात्रियों की जो भारत भ्रमण पर आए थे। तो देखिए लगभग 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। एग्जैक्ट देखें तो जरूर आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे थे। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। इन यात्रियों में से कई लोगों ने भारतीय रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृतांत लिखे हैं।
तो ये जो हमने यात्री पढ़े, उनके बाद यूरोपीय यात्री भी भारत में आने लग गए, और यूरोपीय यात्री जो भारत में आए उनमें सबसे पहला नाम आता है पुर्तगालियों का, क्योंकि पुर्तगाली एक यात्री था वास्को डी गामा, उसी ने 1498 में भारत से यूरोप तक का समुद्री रास्ता खोजा था और वो कालीकट पहुंचा। और उसके बाद कई सारे यूरोपीय यात्री भारत आए और उन्होंने भी भारत के बारे में काफ़ी लिखा है। उनके यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन्हीं में से यूरोपीय यात्रियों में से ही एक नाम यहाँ पर है, जेसुइट रॉबर्टो नोविली ने तो भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया। मतलब ये जब भारत आए यूरोपीय यात्री जेसुइट रॉबर्टो नोविली, तो इन्होंने कई सारे भारतीय ग्रंथों का अपनी भाषा में, यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया। और भी यात्री हैं, तो देखिए सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री या लेखकों में एक नाम आता है दुआर्ते बारबोसा। ये भी यूरोपीय थे और भारत भ्रमण पे आए थे। तो सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय यात्रियों में किसका नाम है? दुआर्ते बारबोसा का नाम है, जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार व समाज का वर्णन किया है। इन्होंने दक्षिण भारत की ज़्यादा यात्रा की और दक्षिण भारत के व्यापार व समाज का वर्णन इन्होंने किया है। आगे बात करें तो 1600 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी यात्री भी भारत आने लग गए थे। और ऐसा ही एक नाम है फ्रांसीसी जोहरी। और नाम क्या है? जोहरी, मतलब सोने चांदी का व्यापार यहाँ पर करता था वो। और फ्रांसीसी जोहरी, जिसका नाम है जॉन बैप्टिस्ट टवर्नियर, ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी और वह भारत की व्यापारिक स्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। ये यूरोपीय यात्री भी फिर भारत में आए। लेकिन एक यूरोपीय यात्री जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उस यात्री की बात भी अभी हम करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। तो देखिए, इटालवी चिकित्सक मनुची, ये भी यूरोप का था, ये भी भारत घूमने आया था, लेकिन भारत में आके इतना प्रभावित हुआ कि वापस यूरोप गया ही नहीं और भारत में ही बस गया था। तो देखिए, इटालवी चिकित्सक डॉक्टर था मनुची, यूरोप वापस गए ही नहीं और भारत में ही बस गए थे। अब हम जो एक महत्वपूर्ण यात्री है यूरोप से जो भारत भ्रमण पे आए थे, जिनकी हम बात करेंगे, उनका नाम है फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांस से आए थे फ्रांसवा बर्नियर। जब ये भारत में आए थे उस समय मुगलों का यहाँ पर शासन था। मुगल वंश का बादशाह जिसका नाम था शाहजहां, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे और इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का भी नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो देखिए फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। फ्रांस का निवासी फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिज्ञ भी था, एक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। मतलब विविध प्रतिभा के धनी थे, बड़े ही विद्वान थे, एक इतिहासकार भी थे, एक दार्शनिक भी थे, राजनीति के भी अच्छे ज्ञाता थे और डॉक्टर भी थे, चिकित्सक भी थे। तो इस तरह ये बड़े ही विद्वान थे और भारत भ्रमण पर ये आए थे। आए क्यों थे? देखो, यह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में भारत आए थे कि अच्छा कोई रोजगार मिले, अच्छे पैसे कमाएं भारत में, इसलिए अवसरों की तलाश में ये मुगल साम्राज्य में आए थे, भारत में आए थे। कब आए थे? तो 1656 ईस्वी से लेकर 1668 ईस्वी तक मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से ये जुड़े रहे, मुगल दरबार का हिस्सा बने रहे। कब से कब तक? 1656 से और 1668 ईस्वी तक। और इनने मुख्य रूप से काम किसके साथ किया? तो देखिए, सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया था। शाहजहां का एक बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उनके चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया लंबे समय तक। बाद में जब दारा शिकोह की हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, तो फिर ये दूसरे व्यक्ति की सेवा में चले गए। और वो कौन थे? तो देखिए, बाद में आर्मीनियाई अमीर दानिश यंद खान के साथ बुद्धिजीवी व दार्शनिक के रूप में भी कार्य किया। और फिर जब ये भारत से लौटे तो अपना पूरा यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम था? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। किसने लिखी है पुस्तक? फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से भारत भ्रमण पर आए थे। मुगल काल में मुगलों का शासन था उस समय, इसलिए पुस्तक का भी नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। देखिए फ्रांसवा बर्नियर के बारे में कुछ और बातें।
तो पूर्व और पश्चिम की तुलना। फ्रांसवा बर्नियर जो अलग तरह का लेखक था और इसने ये जो भी लिखता था भारत के बारे में, ये देखता था भारत मतलब पूर्व और पश्चिम मतलब उनका खुद का क्षेत्र यूरोप। तो हर जगह ये भारत के रीति रिवाज, सेना, प्रशासन, हर चीज़ की तुलना ये पूर्व के देशों से करता है। तो पूर्व व पश्चिम की तुलना करते हुए इसने अपना ग्रंथ लिखा, अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो जो फ्रांसवा बर्नियर है वो हर जगह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि भारत बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है यूरोप की तुलना में, मतलब पूर्व का जो क्षेत्र है भारत वो कमज़ोर है और पश्चिम अच्छी स्थिति में है। तो ये अपनी पुस्तक में पूर्व और पश्चिम की तुलना करता है। तो देखिए, पूर्व और पश्चिम की तुलना किसने की है? फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में। तो बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की एवं उसे अपने वर्णन में भी इसने शामिल किया। भारतीय प्रदेशों के वर्णन की तुलना वह यूरोपीय स्थिति से भी करता था। भारत की जो स्थिति थी, जहाँ भी यात्रा करता था उसकी तुलना यूरोप से ये करता था, पश्चिम से उसकी तुलना करता था। लगभग प्रत्येक दृष्टांत या वर्णन में उसने भारतीय विकास की स्थिति को यूरोप के मुकाबले दयनीय या कमज़ोर बताया है। मतलब लगभग हर जगह ये भारत को यूरोप के मुकाबले कमज़ोर या दयनीय बताता है, लेकिन हर जगह इसकी बातें सही भी नहीं हैं। हालांकि उसका वर्णन या आकलन सदैव सटीक नहीं था, हमेशा सही नहीं था उसका ये वर्णन कि भारत हर चीज़ में यूरोप से पिछड़ा हुआ या पीछे ही है, दयनीय हालत में है। ये बात इसकी हर जगह सही भी नहीं थी, लेकिन इसने लिखा है अपने हिसाब से। बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कई यात्राएं भी की। जब मुगल सेना दूर दूर युद्धों पे जाती थी तो ये भी मुगल सेना के साथ जाता था युद्धों पे, क्योंकि दारा सिकोह की सेवा में था ये। तो देखो, बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कई यात्राएं की। कश्मीर कूच का वर्णन उसने अपने वृत्तांत में शामिल भी किया है। इसने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि एक बार मुगल सेना जब युद्ध करने कश्मीर जा रही थी तो किस तरह तंबूर, क्या क्या चीज़ें वो अपने साथ लेके जाती थी, वहाँ पर किस तरह की सारी व्यवस्थाएं होती थी, ये सारा वर्णन भी इसने किया है अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया है। मतलब इन्होंने जो कृति लिखी फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, वो किसे समर्पित करते हुए लिखी है? फ्रांस का एक सम्राट था जिसका नाम था लुई 14वां, उसको समर्पित करते हुए अपनी कृति इन्होंने लिखी है। आगे देखिए, बर्नियर के कार्यों का फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशन हुआ। मतलब इसने जो पुस्तक लिखी भारत के बारे में, भारत का यात्रा वृत्तांत जो इसने अपनी पुस्तक में लिखा, उसका प्रकाशन फ्रांस में कब हुआ? 1670-71 में उसका प्रकाशन हुआ और लोगों ने उस पुस्तक को बड़ा पसंद किया। भारत के बारे में जानने के लिए लोगों ने उस पुस्तक को खूब पढ़ा और खूब वो प्रसिद्ध हुई। देखिए कितनी प्रसिद्ध हुई कि अगले 5 वर्षों में इस पुस्तक का अंग्रेजी, डच, जर्मन और इतालवी भाषाओं में अनुवाद हो गया। इसी पुस्तक का फ्रांसीसी भाषा में लिखी, बाद में अगले 5 सालों में इतनी भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ और सभी देशों के लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा। फिर 1670 से और 1725 के मध्य बर्नियर का जो ये वृत्तांत था, इसका 8 बार पुनः मुद्रण हो चुका था। मतलब एक बार जितनी किताबें छपी वो सब बिक गई, दोबारा छपी फिर बिक गई, इस तरह से 8 बार इसका मुद्रण किया गया। कब से? 1670 से 1725 के बीच ही। तथा 1684 तक 3 बार अंग्रेजी भाषा में भी इसका पुनर्मुद्रण हुआ कि अंग्रेजी भाषा में इतना लोगों ने इसे पढ़ा। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आगे का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।